हेलो एवरीवंस, आप सभी का स्वागत है विशाल क्लासेस में। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पर चर्चा करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ईयर्स के बारे में और उसको किस उद्देश्य से मनाया जाता है, कब कब मनाया गया है और कब आने वाले समय में कब कौन कौन सा मनाया जाएगा, इन सब के बारे में देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि ICR का जो अवार्ड्स है वो कौन कौन से अवार्ड किसके लिए दिए जाते हैं और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए ईयर्स की अगर बात किया जाए तो ये 1959 से शुरू होता है। 1959 से ईयर का जो इंटरनेशनल ईयर का डिक्लेरेशन है 1959 से शुरू होता है और इसको जो शुरू किया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा या यूनेस्को है, इसके अलावा FAO, ये संस्थाएं डिक्लेयर करती हैं कि किस ईयर इंटरनेशनल ईयर मनाया जाएगा और इसके मनाए जाने के पीछे एक मात्र उद्देश्य होता है। इंटरनेशनल फेमस ईयर की बात करें या फिर इसी को इंटरनेशनल ईयर्स कहा जाता है। इसको इसलिए मनाया जाता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे यानी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अवेयरनेस लाया जाए, यानी लोगों के बीच में जागरूकता लाया जाए, उसके महत्व के बारे में बताया जाए और यह इंटरनेशनल लेवल पे होता है। ठीक है, यह इंटरनेशनल लेवल पे होता है, यानी कि बहुत सारी मुहिम होती हैं जो नेशनल लेवल यानी देश अपने अंदर चलाता है, हर देश अपने अपने अंदर चलाते हैं, लेकिन ये सभी मिल करके एक ऐसे टॉपिक को चूज करते हैं और जिस पे मतलब हर वर्ष का निर्धारित किया जाता है और उस वर्ष को उस विषय वस्तु के लिए जाना जाता है, उस टॉपिक के लिए जाना जाता है या उस ईयर को उस चीज़ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट का मतलब क्या है, किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए या जागरूकता लाई जाए, इसके लिए बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं और कॉन्फ्रेंस होता है, वेबिनार्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यानी कि लोगों में अवेयर हो और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, वो सब मिल करके कॉलेज स्तर तक ICR की जितनी बॉडीज़ है सब पे सब जगहों पर सेमिनार, वेबिनार, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज होती रहती हैं जिससे उस ईयर जो भी चीज़ से मनाया जा रहा है उसके बारे में लोगों को जानकारी हो, जागरूकता हो, उसके महत्व पता चल पाए। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जा चुका है, 2004 को जो है राइस ईयर यानी कि इंटरनेशनल INT लिखा गया शॉर्ट फॉर्म में, तो INT का मतलब है इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल राइस ईयर मनाया गया था और यह इम्पॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में आ भी चुका है और आने की संभावना भी है। ठीक है, क्योंकि इसके जैसे 1959 से मनाया जा रहा है, यानी कि 1959 से इसकी शुरुआत हुई इंटरनेशनल ईयर्स की, लेकिन एग्रीकल्चर के सेक्टर में उस दौरान कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो उसमें एग्रीकल्चर के विषय वस्तु को लेकर के उस ईयर को सेलिब्रेट किया जाए। तो 2004 में राइस का आया, इसके पहले भी एक दो हैं जो एग्रीकल्चर से ही संबंधित है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से ये यही है। और इसके अलावा भी 2003 की अगर हम बात करें तो 2003 में इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ फ्रेश वाटर के बारे में मनाया गया था, यानी कि फ्रेश वाटर से था। ठीक है, उसके पहले भी 2002 में भी ड्रॉट यानी सूखा से संबंधित यानी कि लोगों के अंदर जागरूकता हो तो ड्रॉट ईयर्स मनाया गया था। तो ड्रॉट ईयर्स जो है आपका 2002 में था और फ्रेश वाटर जो था 2003 में है। तो ये भी आप इसको भी एग्रीकल्चर से जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1980 की अगर हम बात करें तो नेचुरल कंजर्वेशन ईयर्स मनाया गया था, तो 1980 में। ठीक है, तो 1980 में नेचुरल कंजर्वेशन ईयर मनाया गया था। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका 2004 है, क्योंकि ये आपका मुख्य है, यानी कि एग्रीकल्चर से पूर्णतः एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 2005 में नीम पेटेंट ईयर मनाया गया था और इसी वर्ष को माइक्रो क्रेडिट ईयर्स भी मनाया गया था। 2005 में दोनों को ये सेलिब्रेट किया गया था। देखिए दोनों की इम्पोर्टेंट है। नीम पेटेंट यानी नीम के बारे में इसकी महत्व आज की डेट में हम देखे जाए, नीम कोटेड यूरिया का उपयोग भारत में कंपलसरी कर दिया गया है। नीम कोटेड यूरिया का उपयोग का मतलब क्या है कि जो नीम से कोटेड यूरिया होती है वो वाटर में जल्दी डिजॉल्व नहीं होती, धीरे धीरे डिजॉल्व होती है, तो उससे क्या होगा कि उसकी यूटिलाइजेशन जो है यूरिया की बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ यूरिया जो खुद है वो यूरिया अगर हम बात करें नीम जो है
नीम की जो लेयर्स होती है ये क्या करती है, बायोपेस्टिसाइड की भी काम फील्ड में करती है। तो ये था तो बायोपेस्टिसाइड का भी काम करेगा। तो हो गया। तो नीम के बारे में लोगों को जागरूक करना, साथ में माइक्रो क्रेडिट ईयर्स भी मनाया गया। माइक्रो क्रेडिट ईयर का उद्देश्य ये है मनाने का कि जो माइक्रो क्रेडिट ईयर्स मनाया गया है, इस ईयर्स में लोगों के किस विषय पे जागरूक किया गया, छोटे छोटे लोन्स, यानी कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं या लैंडलेस फार्मर्स हैं या जो भी गरीब तबके के जो भी छोटे व्यापारी हैं, एक तरह से कह लें तो छोटे व्यापारी जो हैं या स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको छोटे छोटे लोन, यानी कि जैसे आप देखते हैं कि जानवरों पे लोन होता है, गाय पे, भैंस पे, बकरी पे, बत्तख पे या अन्य बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो छोटे छोटे लोन दिया जाए ताकि ये अपने छोटे पैमाने पर कुछ काम कर सकें, अपनी अर्निंग कर सकें। तो इसे माइक्रो क्रेडिट का शुरुआत किया गया ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। तो एक कुछ इस तरह का है। इसको डिटेल में जानने के लिए पूरा इसको विशेष तौर से ध्यान देना होगा, लेकिन हमको एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है। तो एग्जाम में बस यही पूछा जाएगा कि 2005 में किस लिए मनाया गया था। नीम पेटेंट ईयर्स के लिए मनाया गया था और माइक्रो क्रेडिट ईयर्स के लिए मनाया गया था। माइक्रो क्रेडिट में जो है छोटे व्यापारी, मार्जिनल फार्मर्स या लैंडलेस फार्मर या इस तरह के लोगों को लोन मिल सके, यानी छोटे छोटे लोन मिल सके, इस चीज़ को ध्यान में रख करके माइक्रो क्रेडिट ईयर्स को सेलिब्रेट किया गया था या ईयर्स को मनाया गया था। 2006 की बात करें तो नेचुरल पार्थेनियम कंट्रोल, यानी जो पार्थेनियम या जिसे हम कहें कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी उसके प्रति जागरूक करने के लिए, उसके अलावा इंटरनेशनल ईयर डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन के लिए मनाया गया था। डिजर्ट मीन्स जो रेतीली है या रेगिस्तान वाला भाग है, उसके बारे में डिजर्टिफिकेशन क्यों हो रहा है, यानी कि अगर डिजर्टिफिकेशन मतलब क्या है कि जब आप पेड़ पौधे काटेंगे तो डिजर्टिफिकेशन बढ़ेगा। तो इस विषय वस्तु को लेकर के 2006 में सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद आता 2007 में। 2007 में नीम के बारे में फिर से है, हालांकि आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ये आर के शर्मा, ये मैटर जो है आर के शर्मा की बुक से है। यह नेट पे इसका कोई विशेष मैटर नहीं मिला है। एक बार आप भी अपने स्तर से देख लीजिएगा कि 2007 में नीम के बारे में, नीम से संबंधित कोई ईयर सेलिब्रेट किया गया था कि नहीं किया गया था, और वाटर से संबंधित किया गया था। लेकिन आर के शर्मा की बुक में ये चीज़ दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। एंड जिनके पास भी आर के शर्मा की बुक होगी तो उस चीज़ को करेक्ट भी कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने 2007 में पोटैटो के बारे में दिया था, जबकि 2008 में पोटैटो सेलिब्रेट किया गया था। तो 2008 में पोटैटो को सेलिब्रेट किया गया था, वहाँ पे बाय मिस्टेक 2007 में भी है। आप एक जो यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट्स है या यूएनओ की जो वेबसाइट्स है उस पर जा कर के, या यूनेस्को की जो वेबसाइट है वहाँ से भी जा कर के इस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कौन सा ईयर किस चीज़ के लिए सेलिब्रेट किया गया है। और जो ज़्यादातर ईयर्स जो है एक नहीं मतलब 2 या 3 टॉपिकों पे सेलिब्रेट किए गए हैं, लेकिन इसमें से जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसका थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर से संबंधित है, वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद आता है 2008 की बात करें तो पोटैटो है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट जैसे इस तरह से था इंपॉर्टेंट, ये भी है 2004, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। 2008 भी आपका इंपॉर्टेंट है पोटैटोज़ के लिए। पोटैटो जो होता है एक ऐसा, ये आप समझ सकते हो वेजिटेबल क्रॉप है जिसको वर्ल्ड लेवल पर मतलब एक उपयोग किया जाता है। उपयोग में से एक मतलब प्राथमिकता दे करके सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। एक तरह से हर पूरे विश्व के हर घर का ये भोजन है आपका पोटैटो, तो इसलिए इसको सेलिब्रेट किया गया था लोगों में जागरूकता लाने के लिए। ठीक है। सस्ता और अच्छा एक खाद्य पदार्थ है। 2009 को सेलिब्रेट किया गया था नेचुरल फाइबर्स के लिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। यानी 2004, 2008, 2009 इन सबको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। 2010 को बायोडाइवर्सिटी ईयर्स, इसको भी इम्पोर्टेंट करिएगा। 2010 को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ईयर्स मनाया गया था, और 2011 को फॉरेस्ट ईयर्स मनाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट करिएगा। ठीक है। इसके बाद आता है 2012 को कोऑपरेटिव सस्टेनेबल एनर्जी, ये कोई खास नहीं है, सीक्वेंस में लिखने के लिए इसको लिखा गया था, सस्टेनेबल एनर्जी के लिए कोऑपरेटिव। दूसरा 2013 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन, इसको भी देख सकते हैं।
सीधा संबंध एग्रीकल्चर से नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो वाटर का है, तो इसको आप बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछने को पूछ सकता है। अगला है 2014 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ फैमिली फार्मिंग के रूप में जाना गया है, यानी फैमिली फार्मिंग के को प्राथमिकता दिया गया। दूसरा 2015 को सॉइल के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। 2016 को पल्स के बारे में किया गया है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। और जब 2016 के आसपास ही पल्स का रेट जो था बहुत अधिक भागा भी था, ठीक है, तो पल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। 2017 को टूरिज्म के रूप में देखा जाता है। 2018 एक ऐसा ईयर है, इसको भी आप अंडरलाइन करिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। 2018 जो था, इस 2018 पे आपका यूनेस्को और एफएओ या यूनाइटेड नेशन, ये सभी इंस्टीट्यूट किसी भी से उसको सेलिब्रेट नहीं किए थे, किसी भी इंटरनेशनल ईयर को सेलिब्रेट नहीं किए थे, लेकिन भारत ने, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया था 2018 को, यानी कि भारत में सिर्फ सेलिब्रेट किया गया था नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में, ठीक है। और भारत ने सेलिब्रेट किया था, और जब ये साथ में यूएनओ को एक प्रपोजल भी रखा था कि 2018 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करें, लेकिन इसको 2018 में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन या कहीं यूनेस्को या एफएओ, ये सभी संस्थाओं ने 2018 में किसी भी इंटरनेशनल ईयर्स को नहीं सेलिब्रेट किए या नहीं मनाए, और उसके जगह पर भारत ने अपने देश में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का आयोजन किया, क्योंकि मिलेट्स क्या है, बहुत ही न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है, बहुत ही न्यूट्रिएंट्स फूड्स है। और इसकी खासियत ये है कि एक मीन्स इस इजीली ग्रो हो जाता है आपको, ठीक है। तो इंटरनेशनल ईयर बाद में इसी, देखिए 2018 में भारत ने मना लिया है, और इसी को बाद में 2023 में इंटरनेशनल जो संस्था है, यूएन की बात करें या यूनेस्को की बात करें, उन्होंने 2023 में मनाने के लिए डिक्लेयर कर दिया है। तो आगे के 3-4 साल 5 साल के प्रोग्राम क्लियर कर देते हैं। तो 2019 की अगर हम बात करें तो इंडिजिनस लैंग्वेज के लिए, यानी कि जो भी आपके स्थानीय भाषा है उसके रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 2018 को देख लीजिएगा, 2015, 2016, 2018, ठीक है। 2020 को भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 2020, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। 2020 को आप, तो ये 2020 जो है आपका, ये क्या है, इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ के लिए जाना जा रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ। देखिए 2020 को इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ कहा जाता है। अब देखिए 2020 को इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ कहा जाता है, और कोरोना का ऐसा इफेक्ट रहा या असर रहा कि इसके चलते लॉकडाउन, एक लंबे समय तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रही। और लॉकडाउन की स्थिति बने रहने से क्या हुआ, इन्वायरमेंट जो हो गया आपका शुद्ध हो गया, और जब इन्वायरमेंट शुद्ध हो गया तो प्लांट की हेल्थ जो है, जितने भी प्लांट्स हैं इन्वायरमेंट में, उस सभी की सेहत सुधर गई। तो ये 2020 संयोग है कि 2020 में प्लांट हेल्थ के विषय में इंटरनेशनल ईयर्स मनाया जा रहा था, यानी कि इसके विषय में लोगों को जागरूक करना था। लेकिन सिचुएशन ऐसा हुआ है कि प्लांट हेल्थ वास्तव में स्वतः सुधर रहा है, यानी कि कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हुआ विश्व स्तरीय, यानी कि सभी देशों ने लॉकडाउन लगभग किया, और ये सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पे देखा जा रहा है कि प्लांट हेल्थ में सुधार हुआ है। देखिए 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 आपका इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। 2022 को ग्लास के रूप में किया जाएगा। 2023 जो है आपका मिलेट्स, ये फिर इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो 5-6 पॉइंट्स हैं जिसको आपको, और 2024 को कैमेलिडीज के रूप में किया जाएगा, ठीक है, कैमल्स के बारे में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये आप इन ईयर्स को इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, 4 को, 8 को, 9 को, 2009, 2011, 10 को भी देख लीजिएगा, और 11 को देख लीजिएगा, 15, 16, 18, ठीक है। और इसके बाद आपका आएगा 20, 2020, 2021, 2020, 2023, ये 3 इधर, और कुल मिला के 7 से 8 हैं। उन ईयर्स को आप क्लियर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा या हाईलाइट कर लीजिएगा। अब देखिए आईसीआर अवार्ड्स की बात करें तो जो आईसीआर अवार्ड है, आप आईसीआर की जब वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आईसीआर की वेबसाइट पे आपको
जो भी कुछ मैटर है वहाँ से आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठ रहे हैं, छोटे या बड़े एग्ज़ाम में, तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो जब ICAR की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ICAR अवार्ड 2019, वहाँ पे अवार्ड्स जितने भी दिए जाते हैं ICAR के थ्रू, चाहे वो साइंटिस्ट को दिए जाएँ, चाहे फार्मर्स को दिए जाएँ, चाहे स्टूडेंट्स को दिए जाएँ, उसकी पूरी लिस्ट है। तो कौन सा अवार्ड किसके नाम से है और किसको दिया जाता है, उसकी एक आप लिस्ट वहाँ से भी देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं और नोट्स में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम देने जाने, चाहे स्टेट लेवल की हो, चाहे सेंट्रल लेवल की हो, चाहे ICAR से संबंधित हो, तो एक बार आप ICAR की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। वहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ उस वेबसाइट पे जो मैटर दिया रहता है वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ICAR के जो अवार्ड्स हैं वो उसकी कुछ लिस्ट है, लगभग 20 अवार्ड्स की। 20 अवार्ड्स के बारे में हम लोग आज देखते हैं, और कौन सा अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ICAR चैलेंज अवार्ड है, अब इसको अटल बिहारी वाजपेयी ICAR चैलेंज अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। और यह अवार्ड जो है उन साइंटिस्ट को दिया जाता है जैसे कोई भी समस्या लंबे समय से है, यानी कि लॉन्ग लास्टिक है, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। यानी लॉन्ग लास्टिक प्रॉब्लम को अगर कोई साइंटिस्ट सॉल्व करता है, जो मतलब बहुत लंबे अरसे से है, एक तरह से कर सकते हैं कोई 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, या इसके पहले वो काम कभी हुआ ही नहीं है, तो इस तरह की अगर कोई अचीवमेंट्स होता है तो उसको अटल बिहारी वाजपेयी चैलेंज अवार्ड दिया जाता है। टू सॉल्व द लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम, अगर कोई है, बहुत लंबे समय से कोई प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो उसमें अगर कोई अचीवमेंट होता है तो उसके लिए अवार्ड्स दिया जाता है। दूसरा अवार्ड है सरदार पटेल अवार्ड्स। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट भी है, जो हाईलाइट्स किया गया है आपका अटल बिहारी। दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। यह बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के लिए दिया जाता है। सरदार पटेल अवार्ड जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स के, यानी कि ICAR भी हो सकता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो सकती है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो सकती है, और आपकी स्टेट एग्रीकल्चर हो सकती है। यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का जो क्षेत्र है, यानी कि एजुकेशन सिस्टम जो है, वहाँ पे बेस्ट इंस्टीट्यूट, यानी कि ICAR का अगर कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट है तो उसको सरदार पटेल दिया जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इस कैटेगरी में आएंगी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इस कैटेगरी में आएंगी, और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इस कैटेगरी में आएगी। जो यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी उसको सरदार पटेल अवार्ड्स दिए जाएंगे। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे अवार्ड्स के बारे में, अभी यहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, ठीक है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सिर्फ आपको अवार्ड किसके नाम से और किसको दिया जाता है इसको देखने की जरूरत। लेकिन आपको अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाएंगे तो कौन से अवार्ड के लिए कौन सी टर्म कंडीशन है और उसको कितना प्राइज़ मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद को 1 लाख रुपया दिया गया है, इस अवार्ड में 1 लाख रुपया दिया जाता है। इसकी तरह से आप ऊपर आइए, देखिए सरदार पटेल अवार्ड है तो 10 लाख रुपया, और चौधरी देवीलाल आउटस्टैंडिंग है तो 3 लाख रुपया। इसी तरह से सबसे ज़्यादा जो याद करने लायक अगर है तो इसको याद करने लायक है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान यानी कि KVK के लिए दिया जाता है, और यह KVK के लिए दिया जाता है। सबसे अधिक दिया जाने वाला अवार्ड है 25 लाख रुपए। आप इस एक अमाउंट को याद कर सकते हैं। इस 25 लाख में से 20 लाख रुपया तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में खर्च होता है, 2 लाख रुपया शेयर हो जाता है जितने भी स्टाफ रहते हैं उस KVK के, 3 लाख रुपया जो होती है वो ट्रेनिंग में, यानी कि उनको और बेहतर तरीके से बनाने में खर्च किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। तो फिलहाल एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखते हैं तो सिर्फ अवार्ड्स कौन सा अवार्ड किसको दिया जाता है, बस इतने से मतलब रखने की जरूरत है। लेकिन अधिक जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पे विजिट करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है बेस्ट KVK के लिए दिया जाता है, और ये इसमें 25 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। 20 लाख रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के, यानी कि जो KVK है उसको और सही बेहतर बनाने के लिए खर्च होगा। 3 लाख रुपया जो होते हैं वहाँ के जितने भी स्टाफ हैं उनको आपस में बांट दिया जाता है। 2 लाख रुपया सिर्फ यूज किया जाता है किस काम के लिए, जितने भी स्टाफ हैं उनको ट्रेनिंग, यानी कि जो भी कुछ नई चीज़ें आई हैं उसके बारे में ट्रेनिंग देना। ठीक है, अगला है चौधरी देवीलाल, यानी चौधरी देवीलाल अवार्ड जो होता है AICRP के लिए दिया जाता है। AICRP क्या है? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। यह लगभग सभी क्रॉपों में चलता है। सबसे पहले 1957 में मेज में शुरू किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि AICRP का शुरुआत कब हुआ था? 1957 में मेज में शुरू हुआ था। तो AICRP प्रोजेक्ट में जो काम बेस्ट करता है, जो रिसर्च अच्छा करता है, उसके लिए चौधरी देवीलाल अवार्ड्स दिया जाता है। देखिए, हल्दर अवार्ड्स जो होता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर, यानी कि कोई अगर ऑर्गेनिक फार्मर है उसका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो ICAR के थ्रू
हल्दर अवार्ड्स दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो है हिंदी बुक के लिए, देखिए इंग्लिश बुक के लिए ICR में कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाता है, ठीक है। आप इंग्लिश में कोई भी बुक लिख रहे हैं उसके लिए आपको ICR से कोई भी अवार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन आप हिंदी में कोई बुक लिख रहे हैं लेकिन टेक्निकल हो, ठीक है, वो टेक्निकल बुक हो, टेक्निकल मीन्स उसकी लैंग्वेज टेक्निकल हो, तो ऐसे मीन्स आप सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है लेकिन उसकी लैंग्वेज अगर टेक्निकल है और हिंदी में है वो बुक, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड्स दिया जाएगा। इंग्लिश की बुक के लिए कोई अवार्ड ICR में नहीं दिया जाता है। चौधरी चरण सिंह अवार्ड्स की अगर बात करें तो एक्सीलेंस जर्नलिज्म के लिए अवार्ड दिया जाता है। डॉक्टर NG रंगा अवार्ड्स जो है आपको डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पंजाब राव देशमुख अवार्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब राव देशमुख अवार्ड जो है वुमेन साइंटिस्ट के लिए दिया जाता है। ये इसलिए शुरू किया गया क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में वुमेन्स की बहुत कमी थी, यानी कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर से काफ़ी दूर थी। तो अब ये संख्या का लगभग काफ़ी मेंटेन हो गया, तो इसी उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड जो होता है पंजाब राव देशमुख अवार्ड्स दिया जाता है। दूसरा वसंत राव, देखिए एक ही में है, राव स्पेस हो गया है, जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो एक ही मिलेगा, ठीक है। पंजाब राव और वसंत राव नायक देशमुख अवार्ड जो होता है एग्रीकल्चर में ड्राई फार्मिंग सिस्टम के लिए दिया जाता है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो है यंग साइंटिस्ट अवार्ड, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के नाम से यंग साइंटिस्ट जो नए साइंटिस्ट बने रहते हैं उनके द्वारा जो काम किया गया रहता है उस पर मिलता है उनको मिलता है यंग साइंटिस्ट अवार्ड। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक और है भारत रत्न, यानी कि भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर सुब्रमण्यम अवार्ड्स, ठीक है। तो यह जो है आउटस्टैंडिंग टीचर, यानी जो सबसे बेहतरीन टीचर्स होते हैं उनको मिलता है। अब इसके लिए टीचर्स बेहतरीन है इसको पता कैसे किया जाएगा, उसका वहाँ पे क्या होगा, वेबसाइट पे जाएंगे तो उसकी गाइडलाइन होती है, उसकी प्रोफार्मा होता है। उस गाइडलाइन और प्रोफार्मा को देखते हुए अगर जो सूटेबल होता है वो अपना अप्लाई करता है और फिर उसके बाद ICR के कुछ जो भी बॉडीज उसको गवर्न करती है उसको अपना फिल्टर करके बेस्ट टीचर अवार्ड्स देते हैं, ठीक है। इसके बाद नासी ICR अवार्ड जो होती है, नासी एक अलग इंस्टीट्यूट है, नेशनल एकेडमिक नेशनल एकेडमी साइंस इंडिया इस तरह का कुछ है, देख लीजिएगा, इसको एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। नासी और ICR जो होते हैं ये दोनों कंबाइंड होकर के अवार्ड दिया जाता है और इनोवेशन एंड रिसर्च फॉर्म इम्प्लीमेंट्स के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इनोवेशन और रिसर्च फॉर्म इम्प्लीमेंट्स के लिए दिया जाता है। फरुखुद्दीन अली अहमद अवार्ड्स जो है आपका ये आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन ट्राइबल फार्मिंग के लिए किया जाता है। नानाजी देशमुख ICR अवार्ड जो है आउटस्टैंडिंग अवार्ड इंटरडिसिप्लिनरी टीम इन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला ये भी इम्पोर्टेंट आपका जगजीवन राम अभिनव किशन पुरस्कार, या फिर इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड्स। यह जो है इनोवेटिव जो अच्छे फार्मर्स होते हैं, कुछ क्रिएटिव टाइप के वर्क करते हैं तो उनको दिया जाता है। अगला है रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड्स जो है ये बेस्ट रिसर्च एग्रीकल्चर्स को दिया जाता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड जो है बेस्ट थीसिस, यानी जो भी PhD करता है उसकी जो सबसे अच्छी थीसिस जिनकी होती है उनको बेस्ट थीसिस अवार्ड जवाहरलाल नेहरू अवार्ड्स दिया जाता है। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि पुरस्कार जो होता है यह देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से 2 दिया जाता है, ठीक है। एक तो पंडित दीनदयाल एक सेकंड देख लेते हैं इसको वहाँ वेबसाइट से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार है, ठीक। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन शब्द छूटा हुआ है। ये जितने भी मार्जिनल स्मॉल और लैंडलेस फार्मर होते हैं उनके लिए उनको दिया जाता है इंटीग्रेटेड, अगर उनके अच्छे मॉडल्स के लिए, यानी कि सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड मॉडल फॉर जितने भी अगर वो फार्मिंग करते हैं तो उस कार्य के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये ICR की वेबसाइट्स पे जो अवार्ड्स हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में मिलेंगे और इसके अलावा ईयर्स भी आपको हर एग्जाम में लगभग मिल जाएगा। अगर सिर्फ एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो यहाँ से भी, यानी जितने भी ईयर्स दिया गया है, अगर आप इन ईयर्स का नाम याद कर लेते हैं तो मान चलिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ से और जितने अवार्ड्स दिए गए हैं एक क्वेश्चन यहाँ से आपका एग्जाम में लगभग आना तय है और आता है, लगभग हर साल आता है। तो इस चीज़ को एकदम, चाहे इसको रट डालिए, चाहे जैसे भी याद कर पाते हैं तो आप याद कर डालिए, ठीक है। तो अगर कहीं भी कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा, ठीक है।
तो हमें जहाँ तक लगता है लगभग सब कुछ कवर हुआ है। जितने भी अवार्ड्स थे सारे अवार्ड्स कवर हो गए, जितने भी ईयर्स इंपॉर्टेंट ईयर्स थे, ईयर्स में बहुत से ईयर्स छोड़े गए हैं और एक प्रत्येक ईयर में 2 से 3 या टॉपिक भी मनाया जाता है, लेकिन उसमें से एक ही लिखा गया है जो एग्रीकल्चर से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें भी कहीं अगर डाउट होगा तो आप इसको पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।